टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ elasticity देखें तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ elasticity, सेकेंड बल्क मॉड्यूलस ऑफ elasticity एंड थर्ड शेयरिंग मॉड्यूलस ऑफ elasticity या शेयरिंग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहेंगे। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ elasticity को y से डिनोट करेंगे, बल्क मॉड्यूलस ऑफ elasticity को b से डिनोट करेंगे एंड शेयरिंग मॉड्यूलस ऑफ elasticity को नीटा से डिनोट करेंगे। अभी वन बाय वन अपन इनकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट अपने पास है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ elasticity, उसको अपन डिफाइन करेंगे। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ elasticity, जैसे हमने कहा मॉड्यूलस ऑफ elasticity होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और जब हम यंग्स मॉड्यूलस ऑफ elasticity की बात करेंगे तो ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को अपन सिग्मा एल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को अपन EL से डिनोट करेंगे। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ elasticity, उसका जो फॉर्मूला अपने को याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये यंग्स मॉड्यूलस ऑफ elasticity है। जैसे अपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिफाइन किया था और वो था फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिफाइन किया था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो उसको फाइनली अपन कह सकते हैं FL अपॉन A डेल्टा L। ये लॉन्गिट्यूडनल यंग्स मॉड्यूलस ऑफ elasticity का फॉर्मूला है। F यहाँ पर फोर्स है, A क्रॉस सेक्शन एरिया है, डेल्टा L चेंज इन लेंथ और L जो है ओरिजिनल लेंथ के इक्वल है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ elasticity डिफाइन फॉर वायर लाइक स्ट्रक्चर, इसको अपन कहेंगे कि वायर लाइक स्ट्रक्चर के लिए डिफाइन होगा। डिफाइन फॉर वायर लाइक स्ट्रक्चर, ये यंग्स मॉड्यूलस ऑफ elasticity है। सेकेंड अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे बल्क मॉड्यूलस ऑफ elasticity। तो सेकेंड मॉड्यूलस है बल्क मॉड्यूलस ऑफ elasticity। बल्क मॉड्यूलस ऑफ elasticity, उसको B से डिनोट करेंगे एंड बल्क मॉड्यूलस ऑफ elasticity है बल्क स्ट्रेस ओवर बल्क स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेस ओवर बल्क स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेस को अपने चेंज इन प्रेशर से डिनोट किया था, ये अपने पास डेल्टा पी, और बल्क स्ट्रेन था माइनस डेल्टा वी बाई वी, नेगेटिव साइन यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम को शो करता है। तो बी इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं माइनस डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी के इक्वल होगा। ये अपने पास बल्क मॉड्यूलस ऑफ elasticity है। ये दोनों फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं, बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन। डेल्टा पी जो है वो चेंज इन प्रेशर को डिनोट करता है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर है, एंड वी जो है ओरिजिनल वॉल्यूम है, डेल्टा वी है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ये बल्क मॉड्यूलस ऑफ elasticity है। बल्क मॉड्यूलस ऑफ elasticity दैट डिफाइन फॉर सॉलिड लिक्विड एज वेल एज गैसेस, तीनों के लिए डिफाइन होता है। तो बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस ऑफ elasticity डिफाइन फॉर सॉलिड लिक्विड एज वेल एज गैसेस।
एंड गैसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइप्स ऑफ प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि गैस है वो किस प्रोसेस पर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस ऑफ गैसेस डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस में हम यहाँ पे कहेंगे, बात करें तो इसको अपन नोट करके लिख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो गैसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा। तो फर्स्ट अपन कह रहे कि जैसे सर आप एक बार पीछे जा सकते हो। पर तो उसका बल्क मॉड्यूलस क्या होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन वो होता है बेटा वी पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हम फिजिक्स में नेक्स्ट आगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डिफाइन करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रोसेस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ तो फर्स्ट पी सेम एज इट इज, वी का डिफरेंशिएशन डेल्टा वी, फिर पी का डिफरेंशिएशन डेल्टा पी, वी सेम एज इट इज और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं पी डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी इंटू वी के इक्वल होगा। और यहाँ से बेटा अपन कहेंगे कि पी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी। और ये फॉर्मूला किसका था, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम ये कहेंगे कि जब आइसोथर्मली किसी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका बल्क मॉडुलस उसके प्रेशर के इक्वल होगा, प्रेशर पी के इक्वल होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ये कंसेप्ट अपन जब वेव मोशन पढ़ेंगे, वेव में साउंड प्रोपागेशन पढ़ेंगे तो वहां पर अपन इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, क्योंकि साउंड प्रोपागेशन है वो बल्क मॉड्यूलस ऑफ गैसेस पे डिपेंड करेगा, बी पर डिपेंड करेगा। साउंड के अंदर साउंड जब एयर में प्रोपागेट होती है तो वो बल्क मॉड्यूलस पे डिपेंड कर रहा है। तो वहां पे अपन कह रहे कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वो उसके लिए बल्क मॉड्यूलस प्रेशर पी के इक्वल होगा। अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस ये जो बल्क मॉड्यूलस फॉर गैसेस चैप्टर में गिवन नहीं है, बट एनसीईआरटी में पीछे की तरफ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे गए, इसलिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अगर अपन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रोसेस इक्वेशन की बात करेंगे तो पी वी टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, ये इसका प्रोसेस इक्वेशन है। गामा यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपोनेंट है, उसको अपन कहेंगे सी पी बाई सी वी। सी पी होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड सी वी है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है तो उसको अपन थर्मल प्रॉपर्टीज या केटीजी पढ़ेंगे, वहां पे इसको डिफाइन करेंगे। अभी केवल याद रखना है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जब अपन कह रहे कि इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें पी वी टू दी पावर गामा का डिफरेंशिएशन गामा वी टू दी पावर गामा माइनस वन डेल्टा वी प्लस वी टू दी पावर गामा सेम एज इट इज पी का डेल्टा पी इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ से अपने को मिल रहा है पी गामा वी टू दी पावर गामा डेल्टा वी ओवर वी इक्वल्स टू माइनस वी टू दी पावर गामा डेल्टा पी। वी टू दी पावर गामा से वी टू दी पावर गामा कैंसिल आउट, मीन्स पी गामा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी के इक्वल होगा। और ये फॉर्मूला किसका होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम कहेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस गामा टाइम्स पी के इक्वल होता है। तो ये अपने पास एडियाबैटिक प्रोसेस है तो बल्क मॉडुलस गामा टाइम्स पी होगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो बल्क मॉडुलस पी के इक्वल होगा। तो हमने कहा पहले सॉलिड के लिए अपने डिफाइन किया कि डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी, नेगेटिव साइंस यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम को शो करता है। क्लियर बेटा।
शेयरिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में अपन कहेंगे, जैसे हमने कहा था कि ये एक क्यूबिकल एक क्यूब है। इस क्यूब पर हमने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया और इस टेंजेंशियल फोर्स के कारण ये जैसे अपने पास एक टेंजेंशियल फोर्स है एफ, और इस टेंजेंशियल फोर्स के कारण इसकी शेप है उसमें चेंज आया था, थीटा एंगल से ये ट्विस्ट हुआ। और हमने कहा था शेयरिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नीटा that will be equals to shearing stress shearing stress over shearing strain, shearing stress over shearing strain। shearing stress को अपने कहा था टेंजेंशियल फोर्स अपॉन बेस एरिया, एंड शेयरिंग स्ट्रेस को अपने थीटा से डिनोट किया था। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं नीटा इक्वल्स टू एफ टी ए थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं एफ टी ए थीटा को आर्क अपॉन रेडियस एक्स अपॉन एल कह सकते हैं। एल ये अपन कह रहे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नीटा इक्वल्स टू एफ टी एल ओवर ए एक्स के इक्वल होगा। ये शेयरिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। शेयरिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी केवल सॉलिड के लिए डिफाइन होता है, तो डिफाइन फॉर सॉलिड ओनली। तो ये तीन टाइप की अपने मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी डिफाइन किया। सबसे फर्स्ट यंग्स मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी जो वायर लाइक स्ट्रक्चर के लिए डिफाइन होता है। फिर बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए। शेयरिंग मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी वो अपन कह रहे सॉलिड के लिए डिफाइन होगा, और क्या होता है वो अपने यहाँ पर डिस्कस किया। अभी अपन बात करेंगे सर्ल्स मेथड टू फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ elasticity, Searle's method to find Young's modulus of elasticity। Sir, Stelling's force to find. Searle's method to find Young's modulus of elasticity। दो वायर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जैसे अपने सेम मटेरियल के दो मेटेलिक वायर लिए, जिसका अपने को यंग्स मॉडुलस ऑफ elasticity फाइंड करना है। जो फर्स्ट वायर है उससे अपने एक वर्नियर स्केल है वो अटैच किया। वर्नियर स्केल है, दोनों जो मटेरियल है उससे अपने वेट फोर्स है वो अटैच किया, इक्वल मास एम अटैच किया दोनों को। ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल की हेल्प से कितना लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ वो अपन मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक पॉइंटर है, ये एक पॉइंटर है। दोनों आइडेंटिकल वायर हैं, सेम मटेरियल के वायर हैं। ये जो वायर है उसको अपन एक्सपेरिमेंटल वायर कहेंगे, जिसका यंग्स मॉडुलस अपने को फाइंड करना है। एक्सपेरिमेंटल वायर
और सेकेंड है वो रेफरेंस वायर है, रेफरेंस वायर। एक्सपेरिमेंटल वायर और रेफरेंस वायर दोनों सेम मटेरियल के बने होते हैं। ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल। इनिशियली हमने दोनों पर इक्वल मास से वो अटैच किया, और फिर अपन क्या करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल वायर है उससे एक अनदर मास है वो अटैच करेंगे। ये अपने एक ब्लॉक ऑफ मास, दूसरा एम मास अटैच किया। ये अपने पास मास एम है वो हमने अटैच किया, ये एम मास है। अभी देखो अपन कह रहे कि किस टाइप से मेजर करेंगे। जब मैंने दोनों पर इक्वल मास अटैच किया था तो हम कह रहे कि वर्नियर स्केल से उसकी रीडिंग है वो हमने मेजर किया। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि जो एक्सपेरिमेंटल वायर, तो पहले जब ये मैंने कैपिटल एम बेटा अटैच नहीं किया था तब अपन कह रहे कि सपोज जो वर्नियर कैलिपर से उसकी रीडिंग था L1 था। वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल ले लो, कैलिपर्स में वर्नियर स्केल, उसकी रीडिंग L1 है। और जब अपन कह रहे कि ये इनिशियल रीडिंग L है, और जब बेटा मैंने मास अटैच किया तब अपन कह रहे कि उसकी रीडिंग L2 हो गया। इनिशियल L1 है और फाइनल बेटा अपन कह रहे कि जब ये मास अटैच करेंगे तो वेट के कारण एक्सपांसन होगा वायर का, और वायर के अंदर एक्सपांसन होने पर जो वर्नियर कैलिपर से सपोज L2 रीडिंग है वो मेजर कर रहा है, तो इंक्रीमेंट इन लेंथ अगर देखें, इंक्रीमेंट इन लेंथ, तो इंक्रीमेंट इन लेंथ के लिए अपन कह सकते हैं बेटा डेल्टा एल, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू L2 माइनस L1। ये अपने मेजर कर दिया। ये जो मास एम है, तो जो अप्लाइड फोर्स है अलोंग द बेटा क्रॉस सेक्शन वो किसके इक्वल होगा, एम जी के इक्वल। तो एफ इक्वल्स टू एम जी हो गया। और अपने पास यंग्स मॉड्यूलस ऑफ एलास्टिसिटी बेटा क्या था फॉर्मूला, एफ अपॉन ए क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन बेटा इंक्रीमेंट इन लेंथ अपॉन एल हो गया। तो यहाँ पे सिंपल अपन कह रहे कि एफ जो है वो एम जी के इक्वल हो गया। क्रॉस सेक्शन अपन कह रहे कि पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा। डी यहाँ पे डायामीटर है जिसको स्क्रू गेज की हेल्प से मेजर करेंगे। लेंथ अपन कह रहे कि उसका एल हो गया, और इंक्रीमेंट इन लेंथ L2 माइनस L1 के इक्वल होगा। ये बेटा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ एलास्टिसिटी है, इसको एज ए फॉर्मूला अपन याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं L1 L2 को हमने वर्नियर स्केल से मेजर कर दिया, L को मीटर स्केल से मेजर कर लेंगे। D है दैट इज डायामीटर ऑफ वायर है, डायामीटर ऑफ वायर मेजर्ड बाय स्क्रू गेज, मेजर्ड बाय स्क्रू गेज। लेबोरेटरी में बेटा स्क्रू गेज का एक्सपेरिमेंट करवाया होगा आपको, स्क्रू गेज की हेल्प से। तो जो डी है डायामीटर ऑफ वायर है जिसको अपन स्क्रू गेज की हेल्प से मेजर करेंगे, और एम बेटा अपने जो मास अटैच किया वो अपने, तो यहाँ से अपन कह रहे कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो उस वायर का जो गिवन वायर है, जो एक्सपेरिमेंटल वायर अपने लिया वो अपन कह रहे कि इसका यंग्स मॉड्यूलस ऑफ एलास्टिसिटी मिलेगा। अभी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें जो एक्सपेरिमेंटल वायर और रेफरेंस वायर दोनों सेम मटेरियल के अपन लेते हैं, ऐसा क्यों? तो अपन कहेंगे जब सेम मटेरियल के लेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो फिजिकल चेंजेस एटमॉस्फेयर में होते हैं, सडनली अपन कह रहे कि टेम्परेचर चेंज हो गया, तो जो फिजिकल चेंजेस के कारण जो एरर आएगी उस एरर को कैंसल आउट करने के लिए अपन रेफरेंस वायर और एक्सपेरिमेंटल वायर सेम मटेरियल के लेंगे। कैसे? जैसे अपन कह रहे कि एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर जब अपन कह रहे कि इनिशियल 20 था और एक्सपेरिमेंटल ले रहे थे तो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो कुछ तो टेम्परेचर के कारण भी बेटा लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। तो हम चाहते हैं कि वो जो इंक्रीमेंट है वो रीडिंग यहाँ पर नहीं आए। हम कह रहे कि रीडिंग केवल जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उसी के कारण चेंज अपने को मिले। तो अगर हम कह रहे कि लेंथ में इंक्रीमेंट एक्सपेरिमेंटल वायर के अंदर हुआ तो रेफरेंस वायर में भी होगा, तो उसका जो वर्नियर स्केल है वो भी नीचे शिफ्ट हो गया। तो अपने को जो रीडिंग है वो इस mg के कारण कितना इंक्रीमेंट हुआ लेंथ, वही रीडिंग अपने को मिलेगी। तो यहाँ पे अपन इसको एज ए नोट के फॉर्म में लिखेंगे, रेफरेंस वायर, रेफरेंस वायर एंड द एक्सपेरिमेंटल वायर, एक्सपेरिमेंटल वायर
both made of same material, so that they nullify the due to errors due to the physical changes in nature. इन नेचर अपन कह रहे कि नेचर के अंदर जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं और उसको कैंसिल करने के लिए, उनको नलीफाई करने के लिए अपन दोनों जो वायर है वो सेम मटेरियल के लेंगे। तो ये अपन कह रहे कि सल्स एक्सपेरिमेंट या सल्स मेथड टू फाइंड यंग। नेक्स्ट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ए मेटल वायर, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये जैसे अपने पास ये स्ट्रेस कर्व है, ये स्ट्रेन एक्सिस है, ये स्ट्रेस है सिग्मा, ये स्ट्रेन है। जब अपन कर्व की बात करेंगे तो इसमें कर्व कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। ये इसका कर्व होता है, ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी के इक्वल है। ये परमानेंट सेट है। परमानेंट सेट का मतलब इसमें परमानेंट एरर है या परमानेंट स्ट्रेन है वो जनरेट होगी, इसलिए इस पॉइंट को अपन परमानेंट सेट कहेंगे। ओ टू ए, ये अपन करें कि एलास्टिक प्रोपोर्शन है, एलास्टिक प्रोपोर्शन जिसके अंदर स्ट्रेस है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये ओ टू ए एलास्टिक प्रोपोर्शन हो गया। बी जो है वो येल्ड पॉइंट है, और येल्ड पॉइंट से बाद में अपन कह रहे कि अगर हम अप्लाई करते हैं स्ट्रेस को तो उस केस में अपन कह रहे कि जो सी से ई तक है दैट इज प्लास्टिक बिहेवियर, ये मटेरियल का प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है कि जैसे जैसे अपन स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे स्ट्रेस, प्लास्टिक का मतलब हमने प्लास्टिसिटी पढ़ा था, प्लास्टिसिटी का मतलब हम डिफॉर्मिंग फोर्स, स्ट्रेस को अगर रिमूव करेंगे वो अपनी ओरिजिनल शेप को गेन नहीं करेगा। तो सी टू ई तक वो अपन कह रहे कि एज अ प्लास्टिक अपन कह रहे कि बिहेवियर शो करेगा। और जो ई पॉइंट है दैट इज द फ्रैक्चर पॉइंट, ई जो पॉइंट है उसको अपन फ्रैक्चर पॉइंट कहेंगे, और जो डी है उसको अपन ब्रेकिंग स्ट्रेस कहेंगे। ये अपन कह रहे कि ब्रेकिंग स्ट्रेस, इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा जहां से वो टूट जाएगा बाद में उसको अपन ब्रेकिंग स्ट्रेस कहेंगे। मतलब एक मैक्सिमम कैपेसिटी जिसके बाद में मटेरियल टूट जाएगा। तो ये डी पॉइंट है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट है, और फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब यहाँ से टूट गया, इस ई पॉइंट से वो अपन कह रहे कि टूट गया इसलिए इसको अपन फ्रैक्चर पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जो पॉइंट है ओ पी उसको अपन परमानेंट सेट कहेंगे, दैट इज परमानेंट सेट। ई पॉइंट है उसको अपन फ्रैक्चर पॉइंट कहेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट। और बी टू ई जो है वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा, प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब अगर स्ट्रेस को अपन रिमूव करेंगे वो अपनी ओरिजिनल शेप को गेन नहीं करता है। तो ये अपन कह रहे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ए मेटल वायर है, इसके अंदर कर्व को अपनी को ड्रॉ करना होता है और डिफरेंट पॉइंट है उसको अपनी को बताना होता है कि कौन सा पॉइंट क्या शो करता है। क्लियर बेटा? एलास्टोमर जैसे वल्कनाइज रबर है वो अपन कह रहे कि एलास्टोमर नेचर को शो करेगा।
वल्कनाइज्ड रबर, जो हम रबर की बात करें, वल्कनाइज्ड रबर, उसको अपन एलास्टिक नहीं कहेंगे, उसको एलास्टोमर कहेंगे। अगर रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अपन ड्रॉ करें, ये जैसे स्ट्रेस एक्सिस है, ये स्ट्रेन एक्सिस है, और रबर के लिए जब अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप से बेटा अपने को मिलेगा। स्ट्रेस, कम स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ये अपन कह रहे कि स्ट्रेन एक्सिस है, ये स्ट्रेस है। और जैसे बेटा अपन कह रहे कि हमने स्ट्रेस को रिमूव किया, वो शॉर्टेस्ट पाथ होता हुआ अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करेगा। इस टाइप से अपन कह रहे कि क्लोज लूप का फॉर्मेशन करेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ वल्कनाइज्ड रबर। तो यहाँ पे जो वल्कनाइज्ड रबर है, रबर डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ, डज नॉट फॉलो द हुक्स लॉ। उनका जो कर्व है वो इलास्टिक प्रोपोर्शन लिमिट को फॉलो नहीं करता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बेटा अंडर द इलास्टिक लिमिट, इसलिए अपन उसको एलास्टोमर कहेंगे। और इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस अपन कम अप्लाई करेंगे और स्ट्रेन का ज़्यादा, और जैसे ही अपन रबर को स्ट्रेस को रिमूव करेंगे, उस केस में अपन कह रहे कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को एक शॉर्टकट पाथ हुए डिफरेंट पाथ होता हुआ अपन कह रहे कि गेन करेगा। तो ये एक वल्कनाइज या इसको एलास्टोमर कहेंगे। इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एरिया ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, area of the stress strain curve gives the hysteresis losses, hysteresis losses। और इसी स्पेशल प्रॉपर्टी के कारण हम वल्कनाइज रबर को शॉक एब्जॉर्बर के फॉर्म में यूज करते हैं, यूज्ड एज शॉक एब्जॉर्बर। वल्कनाइज रबर को शॉक एब्जॉर्बर की तरह अपन उसको यूज करेंगे। क्या होता है कि जो वाइब्रेशन, जहाँ कहीं पर भी मशीनरी के अंदर वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करने के लिए अपन रबर के गुटके लगा लेते हैं, तो वो बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर करेगा। मतलब वो क्या करेगा, जो एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी है, उसको एब्जॉर्ब करेगा और हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करेगा, इसलिए अपन उसको शॉक एब्जॉर्बर की तरह यूज करेंगे। तो अभी ये स्ट्रक्चर मतलब क्लियर हो जाना चाहिए कि हम रबर को इलास्टिक नहीं कहेंगे, रबर इलास्टिक या हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इसलिए रबर को अपन एलास्टोमर कहेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई भी वायर है इसको अपन डिफाइन करेंगे बेटा, द वर्क डन, द वर्क डन टू इंक्रीज, या द वर्क डन टू इंक्रीज the length of the elastic wire, length of the elastic wire is stored in the form of elastic potential energy, elastic potential energy। उसको दूसरे वे में अपन ये डिफाइन कर सकते हैं, द वर्क डन अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स, द वर्क डन against the restoring force, the work done against the restoring force in elastic wire stored in the form of
elastic potential energy, elastic potential energy। अभी जैसे अपन कह रहे कि किस टाइप से बेटा अपन यहाँ पे फाइंड करेंगे, मैथमेटिकली किस टाइप से इसको कैलकुलेट करेंगे। ये जैसे अपन कह रहे कि एक वायर है बेटा, वायर ऑफ लेंथ एल है, इसकी ओरिजिनल लेंथ एल के इक्वल है। हमने बेटा उस पर फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई किया उसके कारण उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट है। सपोज अपन कह रहे टोटल इंक्रीमेंट बेटा डेल्टा एल है, टोटल इंक्रीमेंट कितना है, डेल्टा एल। तो देखो अपन क्या कह रहे हैं कि किसी मोमेंट पर एल डिस्टेंस पर उसका इंक्रीमेंट बेटा डी एल अपन कर रहे हैं कि एल लेंथ से तो इंक्रीमेंट है, डी एल अपन और इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जी या वर्क डन कितना होगा इस स्मॉल डी एल लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि द वर्क डन टू इंक्रीज the work done to increase the length dl। और वर्क डन बेटा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और यही वर्क डन अपन कह रहे कि एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो डी यू वो इस डी डब्ल्यू के इक्वल होगा, और ये डी डब्ल्यू किसके अगेंस्ट वर्क डन है, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि फोर्स इंटू डी एल बेटा ये वर्क डन हो गया। अगर हम फोर्स की बात करें तो जैसे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें, वो अपने पास क्या है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू बेटा लेंथ में इंक्रीमेंट एल है और ओरिजिनल लेंथ एल की इक्वल है। तो मैं यहाँ पर एफ को इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटी अगर रखे वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल के इक्वल होगा। ये फोर्स है, ये वैल्यू बेटा यहाँ पे रखेंगे। तो डी यू वो अपने को मिला वाई ए अपॉन कैपिटल एल एल इंटू डी एल। ये अपने पास डी यू होगा पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल डी एल लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। टोटल अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा इंटीग्रेशन डी यू। तो यहाँ पे हमने लिखा इंटीग्रेशन वाई ए अपॉन एल एल इंटू डी एल। हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एल के रेस्पेक्ट में। तो इनिशियली लेंथ में इंक्रीमेंट कितना है, 0। फाइनल लेंथ में इंक्रीमेंट कितना है, डेल्टा एल। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वाई ए अपॉन एल, एल का डी एल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एल स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू डेल्टा एल। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिला हाफ वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपने पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ वायर वो अपने को मिला हाफ वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। इस पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा अपन मॉडिफाइड करते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे मॉडिफाइड करेंगे वो अपन नेक्स्ट देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी यू अपने को मिला यू इक्वल्स टू हाफ वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी है। मैं क्या करता हूँ, डेल्ट एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड करता हूँ। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। टोटल लेंथ एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड किया तो यहाँ से अपने को टर्म मिला हाफ, ये अपने पास वाई डेल्टा एल अपॉन एल उसका होल स्क्वायर हो गया इंटू ए इंटू एल। और ए इंटू एल को अपन क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिख सकते हैं। क्रॉस सेक्शन इंटू बेटा टोटल लेंथ वो वॉल्यूम वी के इक्वल होगा, ये वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि फर्स्ट फॉर्मूला बेटा अपने को मिला हाफ, ये अपने पास वाई एंड डेल्टा एल अपॉन एल वो क्या होता है बेटा, स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हम कह सकते हैं कि वाई यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन और उसका स्क्वायर हो गया इंटू वॉल्यूम हो गया। तो ये अपन कह रहे कि टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है यू इक्वल्स टू हाफ वाई स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम।
अगर बेटा मुझे यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी होता है बेटा टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी को यू बार से शो करेंगे और वो होता है यू अपॉन वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो यहाँ से हमने कहा हाफ वाई स्ट्रेन का स्क्वायर, और वॉल्यूम से वॉल्यूम बेटा कैंसिल आउट हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला बेटा अपने को मिला हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अपने को एग्जाम में पूछा जाता है प्रूव दैट द पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। कभी कभार अपने को क्वेश्चन में स्ट्रेन गिवन नहीं होता है, तो इस फॉर्मूले को अपन कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं वो अपन देखेंगे। अगर y जैसे अपने पास है और y का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और y अगर गिवन नहीं है तो इस फॉर्मूले को अपन लिख सकते हैं y की जगह स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रखेंगे तो एनर्जी डेंसिटी का अपने को फॉर्मूला मिला हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के इक्वल होगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये एनर्जी डेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला, अगर अपने को स्ट्रेन गिवन नहीं है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्ट्रेन that will be equals to stress upon यंग्स मॉडुलस ऑफ elasticity, y के इक्वल होगा। और y की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट करेंगे तो u बार इक्वल्स टू, ये अपने को मिला हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y के इक्वल होगा। ये अपने पास यंग्स सॉरी एनर्जी डेंसिटी का तीसरा फॉर्मूला हो गया। ये तीनों फॉर्मूले बेटा अपने को याद करने हैं। तो एक वायर है जिसकी लेंथ एल है और डेल्टा एल से बेटा एक कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाई करके अपन लेंथ में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। वायर इलास्टिक है, इसका यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई, क्रॉस सेक्शन ए और लेंथ एल के इक्वल है। तो वर्क डन होगा बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डेल्टा एल के इक्वल होगा। अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर देखता हूँ बेटा तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर क्या होगा? तो हम ये कह सकते हैं बेटा हाफ वाई ए अपॉन एल इंटू ओपन कैरी की डेल्टा एल का स्क्वायर रूट, जो फॉर्मूला अपने एनर्जी का फाइंड किया। और जो वाई ए अपॉन एल है, वाई ए अपॉन एल, उसको बेटा अपन एफ लिख सकते, सॉरी वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। जैसे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ एलास्टिसिटी को बेटा अपन देखें वाई, और वो अपने पास क्या था एफ अपॉन ए इंटू बेटा एल अपॉन डेल्टा एल, ये अपने पास है। तो मैं यहाँ पर वाई ए डेल्टा एल अपॉन बेटा एल, उसको एक फोर्स एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ से बेटा एनर्जी स्टोर अपने पास कितना मिला, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल के इक्वल होगा। और वो जो टोटल वर्क डन है उसका बेटा हाफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपन एफ फोर्स अप्लाई करके जो वर्क डन करेंगे उस वर्क डन का 50% एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है और रिमेनिंग एनर्जी हीट के फॉर्म में बेटा लॉस होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं व्हेन वी अप्लाई अ कांस्टेंट फोर्स when we increase the length of elastic wire by applying a constant force, then 50% of total work done store
in the form of elastic potential energy, in the form of elastic potential energy, and the remaining 50% energy will lose in the form of heat, in the form of heat हीट के फॉर्म में बेटा अपन कह रहे कि वो लूज होगी। क्लियर बेटा यहाँ तक? फोर्स F1 अप्लाई करने पर लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स L1 एंड F2 अप्लाई करने पर लेंथ बेटा L2 हो जाती है। देन फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द वायर, वायर का एक्चुअल लेंथ अपने को फाइंड करना है। देखो किस टाइप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे बेटा अपन कह रहे कि L1 फाइनल लेंथ है और उसको अपन देख सकते हैं बेटा ओरिजिनल लेंथ L0 है और उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट डेल्टा L1 है। और लेंथ में इंक्रीमेंट अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो होता है F अपॉन ए और डेल्टा L, और ये बेटा L हो गया। तो यहाँ से डेल्टा L की वैल्यू अगर अपन देखें तो वो अपने को मिला वाई ए, सॉरी तो ये एल नॉट क्या है? L, उसको अपन लिख सकते हैं एफ एल अपॉन ए वाई, ये डेल्टा L है। तो यहाँ से देखो अपने को क्या मिला, L1 को अपने लिखा बेटा ओरिजिनल लेंथ L0, डेल्टा L1 की जगह अपन लिख सकते हैं F1L अपॉन ए और ये y के इक्वल होगा। दूसरा अपन कह रहे कि जब लेंथ L2 है तब अपन कह रहे कि फोर्स F2 अप्लाई हो रहा है, तो F2L अपॉन ए y के इक्वल होगा। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अभी देखो अपने को क्वेश्चन में y है, a है, उसकी L जो लेंथ है एक्चुअल लेंथ वो अपने को गिवन नहीं है, ये भी बेटा L0 है। ओरिजिनल लेंथ को अपने L0 लिया तो वो गिवन नहीं है, उसको मुझे एलिमिनेट करना है। तो देखो इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड अपन यूज करेंगे। मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन 1 को बेटा F2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इक्वेशन 2 को F1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा अपने को, F2L1 हो गया इक्वल्स टू F2L0 प्लस बेटा F1F2L0 अपॉन ए वाई। सेकेंड F1L2 equals to F1L0 plus F1F2L0 ए वाई के इक्वल है। और इस दोनों को अपन कह रहे फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया बेटा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये दोनों क्वांटिटी बेटा सेम है, कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल रिजल्ट अपने को मिलता है F2L1 माइनस F1L2 इक्वल्स टू F2 माइनस F1 इंटू L0 के इक्वल, और उसको अपन लिख सकते हैं L0 इक्वल्स टू F2L1 माइनस F1L2 ओवर F2 माइनस F1 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन करेंगे उसकी एक्चुअल लेंथ है। देखो आंसर हमेशा गिवन क्वांटिटी में आना चाहिए और अपने को यहाँ पर F2 गिवन है, L1 गिवन है, F1 और L2 गिवन है, तो गिवन क्वांटिटी के अंदर इसका आंसर आ गया।